गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मेरा नाम है रिया और स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के इस लाइव शो पर जिसका नाम है बाजार एट 9। इस शो के जरिए हम मार्केट्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स के बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वॉल स्ट्रीट पर रात भर हमें क्या कुछ हलचल देखने को मिली और एशियाई बाजारों से हमें क्या कुछ संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, इस पर भी हमारी पैनी नजर बनी रहती है। साथ ही हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कल के ट्रिगर्स के दम पर आज बाजार में किन स्टॉक्स पर आपका फोकस रहना चाहिए, साथ ही उन स्टॉक्स पर आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या कुछ होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी जिस दे देती हूँ कि ग्लोबल मार्केट में फिलहाल चल क्या रहा है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यूएस और ईरान को ही लेकर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो सुलझ नहीं रहा है। उल्टा ट्रंप के जो बयान है वो इतने तीखे होते जा रहे हैं कि उसके बाद लग रहा है कि अनसर्टेनिटीज और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हम क्रूड ऑयल पर देख रहे हैं। और क्रूड ऑयल में आलम ये हुआ है कि आज आई थिंक जो प्राइसेस हैं वो $90 के पार चली गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सीज फायर की भी कोई उम्मीदें बढ़ती नजर नहीं आ रही है। और बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.72% पर पहुंच गई है और डॉलर इंडेक्स भी गिरा हुआ है और ये 99.58 के स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका की तरफ से कमजोर आर्थिक आंकड़े भी पेश किए गए। ब्याज दरों में संभावित तेजी की जो उम्मीदें हैं, उससे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना एक सतर्क रुख अपना रहे हैं और उसका आलम ये हुआ कि ऑब्वियसली सेफ हेवन एसेट्स की तरफ उन्होंने रुख किया, जिसके बाद हमने ये देखा कि लगातार सोने चांदी में एक तेजी का दौर देखने को मिला। और कॉमेक्स पर अगर हम स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $4,431 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब मैं चंद्रशेखर को पूछना चाहूंगी जो मेरे को एंकर है, और वो आपको समझाएंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में डिटेल में कि आखिर ग्लोबल मार्केट में यूएस ईरान के बीच जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है वो किस हद तक पहुंचा है, करेंटली अपडेट क्या है उसमें, साथ ही क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी पर वो आपको अपडेट देंगे। गुड मॉर्निंग रिया एंड गुड मॉर्निंग जागरण बिजनेस के सभी दर्शकों को। तो रिया, चूंकि आपने शुरुआत में ही ब्रीफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल तनाव कम होता नहीं दिख रहा है बल्कि तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है जी। ईरान ज़्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कोई भी बयान देते हैं तो ईरान उस पर काउंटर अटैक करता है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर एग्रीमेंट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इससे मिडिल ईस्ट में युद्ध के खत्म होने की आशंका या संभावनाएं और कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध एस्केलेशन बढ़ता जाएगा और इसी के चलते एक एनर्जी सप्लाई को लेके एक कंसर्न बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। और यही वजह है कि क्रूड आज $91 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। कल अमेरिकन मार्केट्स भी गिरावट के साथ बंद हुए थे। आज डाउ फ्यूचर्स भी करीब लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा निकाई एशियाई बाज़ारों में जो हमारे एशियाई पीयर्स हैं यहाँ पर भी गिरावट के साथ कारोबार होगा। निकाई करीब 2% तक गिर गया है। इसके अलावा हैंग सेंग, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, ये भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो है हाँ चंद्रशेखर, हमें गोल्ड सिल्वर के बारे में बताइए कि गोल्ड सिल्वर में जैसा मैंने बताया कि जो पूरा ऑनगोइंग वॉर का सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो सतर्क रुख अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो उन एसेट्स की तरफ भागने की कोशिश करते हैं जो उन्हें फिलहाल सेफ्टी प्रोवाइड करे, और इसलिए गोल्ड सिल्वर को सेफ हेवन एसेट्स भी माना जाता है। तो गोल्ड सिल्वर में इसी के चलते जो पूरा वॉर का सिचुएशन है उसमें हम लगातार तेजी ही देख रहे हैं। तो ऐसे में गोल्ड के बारे में आप थोड़ा अपडेट हमें दे दीजिए कि स्पॉट गोल्ड पे फिलहाल गोल्ड कितने लेवल पे कारोबार कर रहा है, और सिल्वर के बारे में भी हमें बताइए। रिया, आमतौर पर जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, कहीं युद्ध होता है, तो लोग सेफ हेवन एसेट्स जो है गोल्ड जिसे माना जाता है उसकी ओर रुख करते हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका के वॉर के समय बिल्कुल अपोजिट हुआ है। गोल्ड और सिल्वर लगातार गिरे हैं, कभी कभी बीच में इनमें थोड़ी तेजी आई है। आज भी स्पॉट गोल्ड और सिल्वर करीब करीब सपाट और गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी तो यहाँ से कोई तेजी की संभावना न दिख रही है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS। केंद्र सरकार ने ECMS की जो स्कीम है उसके तहत 7,877 करोड़ के 31 नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी है, और इन प्रोजेक्ट से ऐसा माना जा रहा है कि 82,243 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होने की उम्मीदें हैं। इस मंजूरी के बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हो सकते हैं या बाजार पर जिनका फोकस हो सकता है। उनमें विप्रो है, PCBL केमिकल्स हैं, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और सीरमा CGS, ये वो कुछ शेयर हैं जो आज फोकस में रह सकते हैं। इसी के साथ
ही हम थोड़ा उन ट्रिगर्स के बारे में बातचीत करेंगे जो बाजार के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव हो सकते हैं, और फिर हम चंद्रशेखर से समझेंगे कि अगर हम बाजारों की बात करें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो नेगेटिव साबित हो सकते हैं। पॉजिटिव की मैं बात करूंगी क्योंकि सीजन जो इस बार पूरा रिजल्ट का जो सीजन था वो काफ़ी दमदार रहा था। अमेरिका ईरान में जो युद्ध का पूरा सिचुएशन चल रहा है उसमें एक जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि जो युद्ध है वो जुबानी तरीके से चल रहा है, यानी कि जो पूरा सिचुएशन है वो कम्युनिकेशन के तौर पे चल रहा है, और फिलहाल जंग की जो मतलब एक्चुअली में जो जंग है उस पर ज़्यादा मतलब उम्मीदें नहीं लग रही है। इसके अलावा FIIs का जो बिकवाली है उसका दबाव भी कम हुआ है और घरेलू फंड्स की खरीदारी को एक सपोर्ट मिला है। तो ये वो कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो बाजार की दिशा को तय करेंगे। लेकिन मैं चंद्रशेखर से पूछना चाहूँगी कि कौन से वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिन पर बाजार का फोकस रह सकता है या जिनके दम पर मतलब बाजार की जो दिशा है वो तय होगी। रिया, सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है क्रूड $91 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, और जब तक ये 90 के ऊपर बना रहेगा ये इंडियन इक्विटीज़ के लिए काफ़ी नुकसानदेह या घातक होगा। और इसी की चलते FIIs की बिकवाली भी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि FIIs का हम अगर डेटा देखें तो FIIs ने करीब कैश मार्केट में कल भी 17 अगस्त को भी 2,500 करोड़ की बिकवाली करी थी। इससे पहले भी उन्होंने हालांकि फ्राइडे को उन्होंने 508 करोड़ की खरीदारी करी थी, और 13 अगस्त को करीब उन्होंने 510 करोड़ की बिकवाली की थी। तो सबसे बड़ा ट्रिगर है क्रूड की कीमतें जब तक $90 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहेंगी ये इंडियन इक्विटीज़ के लिए नेगेटिव होगा। इसके अलावा एक और वजह है मिडिल ईस्ट टेंशन, क्योंकि मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है, ना केवल इंडियन मार्केट्स के लिए बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए। अगर यहाँ से कोई अपडेट आता है तो ही बाजार एक पॉजिटिव रिएक्शन देगा। ओके, थैंक यू चंद्रशेखर। अब मैं अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला, रिसर्च एनालिस्ट येस सिक्योरिटीज़। लक्ष्मीकांत सर, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप? शुभ प्रभात, और आपके जागरण बिजनेस को सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मार्केट खुलने ही वाले हैं, जो करंट लेवल पर मार्केट हमें जिस लेवल पर कारोबार करता नज़र आ रहा है उन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो क्या हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 5-6 दिनों से बिहेव किया है उससे तो यही पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेरिश होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स 24,600 से लेकर 24,800 जोन के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, और वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके अदर मैक्रो और फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में गति देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए अब जो सपोर्ट है वो 24 इमीडिएट सपोर्ट 24,200 का है, और जो मेजर सपोर्ट है वो 24,000 का है, क्योंकि वहां पर 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स देखे जा रहे हैं जो अभी रिसेंट पुल बैक मूव स्टार्ट हुआ था लोअर लेवल से। तो एक संभावना ये है कि आज एक्सपायरी का सेशन है तो शायद वोलेटिलिटी देखने को मिले, और 24,200 के पास ही एक पुल बैक मूव हमें 24,500 से लेकर 600 जोन तक भी देखने को मिल सकता है। बट अगर 24,200 के लेवल्स टूटते हैं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं तो वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। कल के सेशंस में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म भी किया था, 50 DMA लेवल को डिफेंड भी किया था, तो जिसकी वजह से जो सपोर्ट है वो 57,100 से लेकर 56,700 जोन के आसपास है, और वहीं पर एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न भी बनाया था, और जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी 58,250 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अगर 58,250 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। वहीं पर पहले तो हमें डाइवर्जेंस दिख रहा था प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक में, बट कल के सेशंस में प्राइवेट बैंक्स ने अपने लोअर लेवल्स को डिफेंड किया है, मेनली एक्सिस बैंक, HDFC और ICICI। वहां पे हमें शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव देखने को मिला है। तो अगर ये पुल बैक मूव आगे की ओर बढ़ता है तो प्रोबेबली बैंक निफ्टी अपने ऊपर के लेवल टूटते हुए नजर आए। ओके, और सर ऐसे बाजारों में जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है किसी इन्वेस्टर की वो क्या होनी चाहिए? मतलब बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी आप कंसिडर करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो बाय ऑन डिप की होनी चाहिए, जिनको ओवरऑल मार्केट
पर अपनी कंट्री पर और ओवरऑल जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं उन पर अगर भरोसा है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कई सारे स्टॉक्स में हमें पुल बैक मूव और करेक्शन देखने को मिलते हैं, बट जैसे ही उनके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो हमें उस टाइप के स्टॉक्स में हमेशा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ बने रहना चाहिए। ओके ओके सर, 5 मिनट का वक्त है हमारे पास, 9:15 पर मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, 5-6 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिन पर आज बाजार का फोकस रहने वाला है। ये हमारा अगला सेगमेंट है, स्टॉक्स एंड फोकस। सबसे पहले हम बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम पर आज बाजार का खास फोकस रहने वाला है, इसलिए क्योंकि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, इसमें प्रमोटर रेजिलेंट एसेट मैनेजमेंट बीवी ये करीब 4.98% तक हिस्सेदारी बेच सकती है, और ये ब्लॉक डील के जरिए होगा, जिसमें कि शुरुआती ऑफर जो है वो 3% का हो सकता है, और जरूरत पड़ने पर यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड्स इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाकर 1.98% भी किया जा सकता है। ब्लॉक डील के लिए 1535 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, और 17 अगस्त को एनएसई पर पेटीएम के 1589 के बंद भाव से ये करीब 3.4% कम है। अगर मैं पेटीएम के स्टॉक की स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको बता दें कि पिछले एक महीने में ये स्टॉक 17.88% चढ़ा है। वहीं अगर हम एक साल के डेटा को ट्रैक करें तो इसने 35.37% का रिटर्न दिया है। इसके साथ ही अगला जो स्टॉक हम पिक करेंगे वो एयरटेल का है, और फिर आपको चंद्रशेखर भी 1-2 स्टॉक के बारे में बताएंगे जो आज बाजार के रडार पर रहेंगे। एयरटेल की मैं बात करना चाहूंगी। एयरटेल की कंपनी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सोमवार यानी कि कल शबनम सिन्हा को अपनी नई चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। और होता यह है कि जब भी हम कोई गवर्नेंस चेंजेस देखते हैं या फिर मैनेजमेंट में चेंजेस देखते हैं तो वो स्टॉक फोकस में भी रहता है। जब हमने एचडीएफसी के बारे में देखा था, एचडीएफसी में जब ये चीज़ें हुई थी, अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी हुए थे, उसमें सीधा इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक पर पड़ता है, गिरावट का शिकार हुआ था एचडीएफसी बैंक। तो देखना होगा कि भारतीय एयरटेल आज कैसा परफॉर्म करता है। चंद्रशेखर, आपकी लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज बाजार के फोकस में रह सकते हैं? रिया, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी रियलिटी शेयरों में वापस से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, तो यहाँ पर ओबेरॉय रियलिटी और जो चुनिंदा रियलिटी शेयर्स हैं यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो भी फ्राइडे को गिरा था, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में यहाँ पर भी फॉलोअप बाइंग आई है, तो यहाँ पर भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपने शुरुआत में बताया था कि सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है, तो उससे कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स या वाइट गुड्स शेयर्स जो हैं यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इनमें डिक्सन टेक है, हैवेल्स है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में एक अच्छी मोमेंटम बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि फेस्टिव सीजन अब बिल्कुल नज़दीक खड़ा हुआ है। जी, ओके, मैं कुछ और भी स्टॉक्स ले लेती हूँ इस लिस्ट में। तो पहला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जिसके शेयर होल्डर्स ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए एनसीडी जारी करके 10,000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। इसी लिस्ट में 2 और स्टॉक्स है, पूनावाला फिनकॉर्प है और मन्नापुरम फाइनेंस। ये दोनों स्टॉक्स भी हैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 315 करोड़ रुपए के 31,500 सिक्योरिटीज लिस्टेड एनसीडी अलॉट किए हैं पूनावाला फिनकॉर्प ने। अगर हम मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें तो इस कंपनी ने भी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 850 करोड़ रुपए के सब ऑर्डिनेटेड एनसीडीज अलॉट किए हैं। इसके अलावा एक कंपनी है IIFL फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है। इसके लिए आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, और वो ये है कि रेटिंग एजेंसी फिच ने जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। फिच ने IIFL फाइनेंस की लॉन्ग टर्म इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग को बी पॉजिटिव से अपग्रेड करके BB नेगेटिव कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। तो ये IIFL फाइनेंस का जो शेयर है ये भी आज फोकस में रह सकता है। साथ ही ONGC की भी बात कर लेते हैं हम। ONGC आज क्यों फोकस में रह सकता है, वो इसलिए क्योंकि ONGC को US ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल यानी कि OFAC से लाइसेंस मिल गया है। तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो आज आपके फोकस में रह सकते हैं। और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का ही वक्त बाकी है, तो लक्ष्मीकांत सर से सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में मैं जानना चाहूंगी। ल्यूपिन पे मैं जानना चाहूंगी सर। ल्यूपिन को US हेल्थ रेगुलेटर से पिटोलिसेंट टैबलेट के जेनरिक वर्जन के लिए मंजूरी मिल गई है। सर, ल्यूपिन का स्टॉक आपको कैसा लगता है, और फार्मा के स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, ल्यूपिन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था कुछ दिनों पहले और स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे आ गया था, बट कल के सेशंस में हमें शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिली थी और ल्यूपिन ने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था।
तो मुझे लगता है कि आज हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कल का जो पीक था 2266 का, उसके ऊपर लुपिन सस्टेन करता है तभी बाय करना चाहिए, और वहां से फिर एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मूव हमें 20 यहाँ पर हमें 2400 तक देखने को मिल सकता है। बट अगर 266 के लेवल्स नहीं टूटते हैं और ल्यूपिन उसके नीचे ट्रेड करता है तो उसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है फिर वहां से सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, और फिर अगर 2220 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ से जो करेक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। ओके वहीं पर आप अगर मैं दूसरे स्पेस की फार्मा में ही दूसरे स्टॉक्स की बात करूं, जी। तो मुझे अरविंदो फार्मा और ग्लेनमार्क ये दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए बाइंग के लिए। ओके सर, इट्स एग्जैक्टली 9:16 और अब मैं चंद्रशेखर की तरफ रुक करना चाहूंगी और चंद्रशेखर से पूछूंगी कि मार्केट्स कैसे खुले हैं। चंद्रशेखर, सेक्टोरल वाइज भी हमें बताइए और कौन कौन से स्टॉक्स गेनर्स में हैं और लूजर्स में हैं ये भी बता दीजिए। सो रिया, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, गिफ्ट निफ्टी जो 50 से 60 पॉइंट की गिरावट दिख रहा था, मार्केट उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर ओपन हुए हैं। निफ्टी करीब अभी फिलहाल 24,246 के आसपास ट्रेड करा है 40 अंकों की गिरावट के साथ। हालांकि बैंक निफ्टी लाल निशान में खुला था, लेकिन खुलते से ही अब वो हरे निशान में आ गया। यहाँ पर करीब 70 पॉइंट्स की तेजी है और ये 57,564 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब हम निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं तो निफ्टी में आज करीब 24 शेयरों में खरीदारी, जबकि 25 में बिकवाली हुई है और एक में अनचेंज्ड है। अगर हम गेनर्स की बात करें तो जैसे आपने कहा था कि खबरों के लिहाज से आज ओएनजीसी फोकस में रह सकता है, तो ओएनजीसी यहाँ पर करीब 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा बजाज ऑटो, ग्रासिम, एमएनएम और नेस्ले इंडिया ये भी इंडेक्स के टॉप गेनर में शामिल हैं। वहीं मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर करीब 1.5% तक टूट गया है। इन्फोसिस में करीब 1.5% तक की गिरावट है। एशियन पेंट्स, चूँकि क्रूड प्राइसेस काफ़ी $91 प्रति बैरल के आसपास चली गई है, तो एशियन पेंट्स चूँकि इनके रॉ मटेरियल में क्रूड का काफ़ी यूज़ होता है, तो एशियन पेंट्स यहाँ गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा इंडिगो भी यहाँ पर क्रूड का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इंडिगो में भी गिरावट है। और जियो फाइनेंस ये भी करीब 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच चंद्रशेखर, आप हमारे साथ जुड़े और ऑडियंस को ग्लोबल मार्केट के तमाम अपडेट्स आपने दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम लक्ष्मीकांत से और भी स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे और वो आपको समझाएंगे कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उन स्टॉक्स पर वो क्या कुछ होनी चाहिए। सर, अगला जो स्टॉक हम पिक करेंगे वो हम अल्ट्राटेक सीमेंट का पिक करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी जयंत दुआ को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो ऐसे में मैनेजमेंट और जो गवर्नेंस का चेंजेस है वो हम देख पाएंगे इस स्टॉक में। एयरटेल को भी मैं पिक करूंगी, एयरटेल पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सर, ये दो स्टॉक्स हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट और एयरटेल। इन दोनों स्टॉक्स में अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या कुछ होनी चाहिए? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, तो इनको तो खरीद कर चलना ही चाहिए। इनमें एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए, तो लोअर लेवल्स पे भी मिलते हैं तो बाय की स्ट्रेटजी बनाकर ही दोनों स्टॉक्स में चलें। बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो अभी दोनों ही स्टॉक में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। दोनों ही स्टॉक अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 11,800 का बन रहा है, वहां पे इसके 200 डीएमए लेवल्स हैं। तो जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक यहाँ पर रेंज बाउंड मूव बना रहेगा। वहीं पर सपोर्ट की बात करें तो 11,500 का सपोर्ट है। अगर 11,500 के सपोर्ट टूटते हैं तो हमें फिर 11,300 तक के लोअर लेवल्स अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। ओके सर, और एयरटेल में सर? एयरटेल में भी कुछ दिनों पहले में अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिले थे, बट जैसे ही स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास आता है तो हमें वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। बट मैं कहूँगा ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक अभी अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक एयरटेल 1870 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक यहाँ पर जो बुलिश सेंटीमेंट है वो बने रह सकते हैं। हालांकि इसमें जो तेजी है या मैं कहूँ फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 2035 के ऊपर आएगा। वो अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो वहां से फिर स्टॉक में गति देखने को मिलेगी, और फिर मुझे लगता है कि 2180 से 2200 के लेवल्स शॉर्ट टर्म बेसिस में भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। ओके सर,
पेटीएम पर बात करेंगे सर। पेटीएम पर आज बाजार का फोकस रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी बताया ब्लॉक डील के जरिए 4,895 करोड़ शेयर की बिक्री हो सकती है। ऐसे में पेटीएम के चार्ट्स दिखाइएगा प्लीज़। एक बार पेटीएम के चार्ट्स देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। 0.24% डाउन है, 1,576 रुपये पर इस बार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या ये जो गिरावट है ये ब्लॉक डील की खबर की वजह से आई है और इस पे अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जो रणनीति है वो क्या बननी चाहिए इस पे? देखिए मोमेंटम देखने को मिल रहा है और हालांकि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एक पॉज देखने को मिल रहा है इस रैली में, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी, बट जो लंबे अवधि के निवेशक हैं वो इसमें बने रह सकते हैं। हालांकि ट्रेडर्स के लिए अभी कभी कोई खास अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है। अपसाइड जो मोमेंटम है वो जब तक रह सकता है, जब तक ये स्टॉक 1400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, वहां पर इसके 20 डीएमए के लेवल्स हैं। तो जनरली जब इस टाइप की रैली देखने को मिलती है तो एक बार स्टॉक अपने 20 डीएमए लेवल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करता है, फिर वहां से हमें बाउंस बैक मूव देखने को मिलता है। तो जो लंबे अवधि के निवेशक हैं वो इसमें बने रह सकते हैं। ओके सर। और सर आईटी स्पेस में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी टाइम से आईटी में भी एक अच्छा मोमेंटम देखा है। तो आईटी के जो स्टॉक्स हैं उन तमाम स्टॉक्स में आपको कोई ऐसा पसंद आता है स्टॉक, या फिर अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करें, हालांकि 1.11% डाउन है, 30,465 के लेवल पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस पूरे स्पेस पर आपका क्या आउटलुक है और कोई स्टॉक हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं इस वक्त आईटी से? देखिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक में जो रैली आना था अभी फिलहाल के लिए आ चुकी है। और अगर हम ओवरऑल निफ्टी आईटी के इंडेक्स को भी देख रहे हैं तो यहाँ पर उसने अपना पिछला स्विंग लो तोड़ दिया है और अभी फिलहाल 20 डीएमए लेवल के नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये 31,500 के नीचे रहता है तब तक मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन बना रह सकता है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो भी फिलहाल मुझे 30,000 का दिख रहा है। अगर वो टूटते हैं तो वहां से फिर हमें 29,350 के लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और सर कोई ऐसे स्टॉक्स हैं इसमें जो आपको पसंद है आईटी स्पेस से? देखिए अभी करंट लेवल्स पे तो बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, बट मुझे लगता है कि एचसीएल टेक हुआ और परसिस्टेंस हुआ, एलटीएम हुआ, यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग्स हाई को तोड़ते हैं विद डिसेंट वॉल्यूम तो वहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके सर। 3 स्टॉक्स हैं सर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प और मन्नापुरम फाइनेंस। इस पर हमने ऑलरेडी बातचीत की थी। तो ये तीनों स्टॉक को देखिएगा, एक एक करके लेते हैं। पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को देखेंगे कि इस वक्त कहाँ कामकाज कर रहे हैं, और फिर पूनावाला फिनकॉर्प लेंगे और फिर मन्नापुरम फाइनेंस लेंगे। ये तीनों स्टॉक्स पर आपका क्या नज़रिया बनता है? होल्ड करने की सलाह रहेगी, आप बाय करने की राय देंगे, या फिर एग्जिट करना चाहिए? पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को देखेंगे। देखिए पीएनबी का फाइनेंस को देखेंगे, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक रिसेंट हाई 1175 का बनाया था और वहां से हमें अभी फिलहाल कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो जो ब्रेकआउट है 1175 के ऊपर आएगा। 1175 के जब तक के स्टॉक नीचे रहता है तब तक मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। नियर टर्म का जो सपोर्ट है वो अभी फिलहाल 1100 का दिखाई दे रहा है। तो ये जोन है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। तो जिनको बाय करना है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। 1175 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर बाइंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए इस स्टॉक में। ओके। अगला जो स्टॉक है वो है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प के चार्ट दिखाइएगा। देखते हैं कि जो खबर आई है प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद स्टॉक में क्या हलचल होती नजर आ रही है। 0.48% की तेजी है, 499 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सर इस स्टॉक पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ब्रेकआउट देखने को मिला था अबव 489 और अभी भी उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो जब तक इसके ऊपर रहता है, जिन्होंने पहले से बाय करके रखा है वो इसमें बने रह सकते हैं। और अगर 512 के लेवल टूटते हैं तो वहां से फिर स्टॉक में गति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लेवल 530 535 की रेंज तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके सर। एक आखिरी स्टॉक है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस में एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन देखने को मिला है 350 के नीचे।
तो अगर आज के सेशंस में 350 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है और उसके नीचे की क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कंटिन्यू हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो फिलहाल अभी 337 तक देखने को मिल सकता है। ओके सर, एक बार हम मार्केट अपडेट भी ले लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और तमाम इंडाइसेस कहाँ कामकाज करे, और उसके साथ ही एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट भी देखेंगे। पहले हम मार्केट अपडेट देख लेते हैं। चार्ट्स आपके सामने हैं। निफ्टी 0.23% की गिरावट के साथ 24,243 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी गिरा हुआ है, 0.15% गिर करके 57,410 के लेवल पर बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 0.37% डाउन है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 0.39% डाउन है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है, 0.11% अप है। इसके साथ ही हम एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स के चार्ट भी देख सकते हैं क्या। निफ्टी गेनर्स के चार्ट आपके सामने है। इटर्नल, मारुति, ग्रासिम, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनमें आज तेजी देखी जा रही है, जिसमें से 3 जो हैं वो तो ऑटो स्पेस से ही है। और इसी से हम अपना सवाल भी पिक करेंगे लक्ष्मीकांत सर के लिए। सर, मारुति, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो स्पेस के ये जो 3 बड़े नाम हैं, ये तीनों स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? इनमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा बढ़िया स्टॉक है क्या आपकी नज़र में? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो तीनों ही बढ़िया स्टॉक हैं। कंपनियां बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो में जो भी कोई डिप आता है वहां पर बाइंग, स्टैगरिंग मैनर में बाइंग करते हुए चलना चाहिए। और टेक्निकल लेवल्स पे भी महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो दोनों ही बेहतर लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें मोमेंटम बना रह सकता है। तो इसमें जिनकी भी बाइंग है वो होल्ड भी करके ले सकते हैं, और जिनको नई बाइंग भी करनी है वो भी की जा सकती है बजाज ऑटो और M&M में। ओके सर, एक बार टॉप लूजर्स के चार्ट्स भी हम देख लेते हैं और फिर अगला सवाल जो है वो टॉप लूजर्स से पिक करेंगे। टॉप लूजर्स के चार्ट्स दिखाइएगा प्लीज़। टॉप लूजर्स के चार्ट आपके सामने हैं। इन्फोसिस में आज हम गिरावट देख रहे हैं। भारती एयरटेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नेंस मैनेजमेंट जब चेंजेस होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो हम स्टॉक में देखते हैं। भारती एयरटेल पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। विप्रो, इंडिगो और टेक महिंद्रा, यानी कि तीन जो दिग्गज नाम है आईटी स्पेस के, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, ये तीनों ही स्टॉक्स में आज हम गिरावट देख रहे हैं और ये निफ्टी लूजर्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि हमने आईटी स्पेस के बारे में ऑलरेडी बात की है, तो हम विप्रो को पिक करेंगे। विप्रो के स्टॉक पर सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि निफ्टी 50 के इंडेक्स से विप्रो को निकाल दिया गया है। उसके बाद हम विप्रो में कुछ खास रिकवरी ऐसे देख नहीं रहे हैं। एक दिन पहले भी आई थिंक ये गिरावट में ही था। तो ऐसे में विप्रो के स्टॉक पर क्या करना चाहिए? आज भी 1.18% डाउन है, 179 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, विप्रो अभी अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 3 दिनों से तो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है जी। अभी। अगर 179 के ऊपर फिसलता है तो स्टॉक 50 DMA के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। वहां से फिर हमें और करेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट फिर 172 से लेकर 170 जोन का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके सर, और इसमें सर होल्ड करने का सलाह रहेगा आपका, या फिर बाय करना चाहिए, या फिर एग्जिट करना जी चाहिए? नहीं, ना ही होल्ड करने की सलाह रहेगी, ना ही बाय करने की सलाह रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है। तो हमें अभी Clearly. फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई रिकवरी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ओके सर, अगला जो हम सवाल लेंगे वो हम बैंकिंग स्पेस से पिक करेंगे। HDFC बैंक पर मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी। HDFC बैंक कल भी गिरावट का शिकार हुआ था, और अगर हम एक साल में देखें तो 25% से ज़्यादा टूट भी चुका है ये स्टॉक। HDFC बैंक का स्टॉक सर आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि आगे कुछ मतलब पोटेंशियल बनता नज़र आता है आपको इस स्टॉक में? क्योंकि इस स्टॉक में पिछले काफ़ी टाइम से ये स्टॉक गिरा हुआ ही नज़र आया, तो ये उठने की कोई गुंजाइश है इस स्टॉक की? सर आपकी आवाज़, हाँ ठीक है, अभी आ रही है सर। सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसे अपना जो पिछला स्विंग हुआ है 720 उसको होल्ड किया हुआ है। तो जब तक ये इसको होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है 750 760। बट कोई अभी फिलहाल मेजर अपसाइड का मूव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 720 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे करेक्शन बढ़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा 700 के आसपास दिखाई दे रहा है। ओके सर, अब कुछ क्वेश्चंस भी पिक कर लेते हैं जो आपके लिए आए हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लेंगे वो LTTS पर लेंगे। पूछना चाहते हैं कि LTTS पर ब्रेकआउट के लेवल्स क्या हो सकते हैं, ऑल्सो गोदावरी पावर के लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं मिड से लॉन्ग टर्म के लिए, और तेजस नेटवर्क का ट्रेंड बता दीजिए। तो पहला जो स्टॉक हम पिक करेंगे वो LTTS का लेते हैं।
देखिए LTTS का जो ब्रेकआउट है वो आएगा 3730 के ऊपर। उसके ऊपर ही यहाँ पर गति देखने को मिलेगी, फिर उस स्टॉक 4000 तक के लेवल तक पहुंच सकता है। वहीं पर मैं तेजस नेटवर्क की बात करूं तो जो स्ट्रक्चर है वो साइडवेज है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो 560 के ऊपर देखने को मिलेगा। जब तक इसके नीचे रहता है तब तक ये साइडवेज ट्रेंड में ही चलेगा। वहीं पर अगर गोदावरी पावर की बात की जाए, एक मिनट, आपने गोदावरी पावर ही पूछा है ना? जी सर, जी सर। गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड में जो स्ट्रक्चर है वो तो बेरिश साइड का है, बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमें 265 के आसपास। उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ये जो पुल बैक मूव है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। और सर तेजस नेटवर्क? तेजस नेटवर्क का मैंने आपको जैसे बताया कि जो ट्रेंड है वो साइडवेज ही है, अंटिल अनलेस एक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 556 560 के ऊपर। यहाँ पर हमें रेंज बाउंड व्यू ही देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे सपोर्ट अभी 500 का है। ओके सर, अगला जो हम सवाल पिक ठीक है, करेंगे। अभी मैं वाइंड अप करना चाहूंगा क्योंकि मेरे दूसरे कमिटमेंट है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। तो एक बार हम इंडाइसेस की तरफ अब देख लेते हैं कि इंडाइसेस में कौन कौन से वो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं जो आज हरे निशान में हैं और कौन कौन से इंडाइसेस हैं। ओके, तो हमारे पास अभी हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, तो अब हम उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर हिमांशु गुप्ता, हेड ऑफ रिसर्च रिटेल ब्रोकिंग, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, जयनाम। हिमांशु सर, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप एंड वेलकम टू जागरण बिजनेस। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद आपका शो में आमंत्रित करने के लिए। सर मार्केट्स तो खुल गए हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कशन भी कर लिया है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप अभी काम काज कर रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। तो सर सबसे पहले आप हमें बताइए कि मार्केट खुलने के बाद आपका मार्केट्स पर क्या आउटलुक है, कैसा लग रहा है आपको, और ऐसे मार्केट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, हम लगातार ये कहते आ रहे हैं काफी समय से कि बाजार जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बाहर है आजकल, और वो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो विजिबल है स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, माइक्रो कैप्स में, फार्मा सेक्टर में, डिफेंस में, ऑटो एंसेलरी में। तो वहीं पर हमारी जो ध्यान है, वहीं पर हम अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आज क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है निफ्टी में, 24,170 24,200 काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि खरीदारी भी लौटते हुए नजर आ सकती है सेकंड हाफ में, और आज के बाद यहाँ से कल से एक रिकवरी की शुरुआत भी होते हुए नजर आ सकती है। तो उसके चलते जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो लीडर्स हैं, वहां पर भी खरीदारी लौटने को मिल सकती है। ओके सर, सर सबसे पहले मैं सेक्टोरल वाइज अब आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। सबसे पहला जो सेक्टर हम पिक करेंगे वो हम फार्मा का लेंगे। 0.42% की तेज़ी है आज फार्मा में और 26,451 के लेवल पर इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। फार्मा के दो स्टॉक्स को पिक करूँगी सर, एक तो डॉक्टर रेड्डी और दूसरा है ल्यूपिन। इन दोनों स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज फिलहाल एक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में करेक्शन मोड में है, तो मोमेंटम यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन ऑल इन ऑल क्योंकि सेक्टर पर हम बुलिश हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म नजरिए से जब तक स्टॉक 1100 रुपए के ऊपर बना हुआ है तो स्ट्रक्चर वाइज स्टॉक पॉजिटिव है। पोजिशनली लॉन्ग टर्म जिनका नजरिया है तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग मोमेंटम या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। दूसरा स्टॉक आपने लुपिन का जिक्र किया जी। देखिए, लुपिन मुझे लगता है कि फिलहाल अपनी एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास पहुंच चुका है, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है वापस से फेवरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2200-2220 खरीदारी के अच्छे मौके हो सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पर 2150 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और नियर टर्म में मुझे लगता है 2300-2400 तक की रिकवरी लुपिन में आपको देखने को मिल सकती है। ओके सर, आपने बोला कि आप बुलिश हैं फार्मा स्पेस पर, तो आपके बास्केट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, हम पर्टिकुलरली थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा स्पेस पर बुलिश हैं। यहाँ पर एक स्टॉक जो कि एक अच्छी खासी करेक्शन पूरी करता हुआ नजर आ रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास है, वो है SMS फार्मा। 358-360 रुपए के आसपास ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। ऐसा लगता है कि पोजिशनली ये करेक्शन के बाद ये स्टॉक एक रिकवरी के लिए तैयार है।
इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। क्लोजिंग बेसिस पर 330 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अपसाइड में 375 और 400 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स एसएमएस फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर मोरपेन लैब्स दूसरा स्टॉक है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पर हमारी लगातार खरीदारी की सलाह रहेगी। 90 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है, तो थोड़ी सी कोई इसमें पुल बैक रिट्रेसमेंट मिलती है 80 से 85 रुपए की जोन में, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे 70 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड में 120 से 140 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि एक क्वार्टर का अगर नजरिया रखें तो मोरपेन लैब्स में भी आता हुआ नजर आ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकार्ड फार्मा यहाँ पर भी